अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर में अदम बर्दाश्त के बढ़ते वाक़यात एक और शख्स की जान ले गए। 2 मासूम बच्चों के वालिद को चंद हजार रुपए के पीछे शुरू होने वाली लड़ाई में कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को मुजफ्फरगढ़ से पकड़ लिया है। मुलजिम ने इंकशाफात क्या किए हैं, पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है और मकतूल के बच्चे और बुरसा इंसाफ के लिए क्या दुआएं दे रहे हैं, ये तमाम चीजें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। जिस केस के हवाले से मैंने आपको शुरू में बताया था, उसके अंदर पुलिस ने मुलजिम जो है उसको गिरफ्तार कर लिया था। मुलजिम यहाँ पे वकूआ करने के बाद अपने गांव भाग गया था। मुजफ्फरगढ़ के साथ इसका अलीपुर जतोई इलाका है जहाँ पे ये फरार हो गया था। इसने क्यों कत्ल किया, इब्तदाई तौर पे इसने पुलिस को यही बताया था कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। उन्होंने जो मकतूल है उसने इसको अपने जो खाने पीने की जगह बनाई हुई थी वहाँ पे बुला के तशद्दुद का निशाना बनाया था और इस कार के अंदर इसने मारा है। लेकिन असल हकीकत ये है कि इनका कोई लेन देन का तनाज़ा था और सिर्फ 7,000 रुपया मकतूल ने इसका देना था, जिसके ऊपर लड़ाई झगड़ा हुआ और इसने उसको कत्ल कर दिया। बाकी तफसीलात इसी से जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या? मोहम्मद जावेद सर। जावेद, कहाँ के रहने वाले हो? अलीपुर के। कब से लाहौर आए हुए? 10 साल हो गए तकरीबन। क्या करते हो यहाँ पे? डेंटर का काम करता हूँ। कहाँ पे? शादेवाल चौक, शादेवाल पेंट में। रहते कहाँ पे हो? रहता उधर ही हूँ। अकेले रहते हो? हाँ जी, अकेले ही रहता हूँ। कितना कमा लेते हो महीने का? यही 10-12 हज़ार खर्चा भी है। 10-12 हज़ार? हाँ जी। तो जिधर रहते हो उसका कोई किराया शराया? वर्कशॉप का किराया सर 10 हज़ार है। हाँ, पहले 12 था, अब 10 है। तो 12 हज़ार तुम टोटल कमाते हो, उसमें से 10 हज़ार किराया दे देते हो, तो खाते पीते कहाँ से हो? हाँ जी, खाता पीता यहीं से सर। नहीं, 10 हज़ार कमाते हो तुम? हाँ जी। 12 हज़ार कमाते हो और 10 हज़ार किराया देते हो। हाँ जी। तो फिर बाकी खर्चे कैसे उठाते हो? पीछे कोई माँ बाप कोई नहीं है? है सर, कभी भेजता हूँ कभी नहीं भेजता। अच्छा, क्या हुआ, क्या तुमने किसको कत्ल किया? ये चाचा रमज़ान को पिछले 8 सालों से जानता हूँ उनको। यानी कि पहले उधार लेते रहे, देते रहे, यानी कि खाता रहा था उनके साथ। तुम उधार लेते थे, वो उधार लेते थे? मैं सर उधार लेता था उनसे। अच्छा। फिर उन्होंने यानी कि मेरा 7,000 यानी कि बनता था, तो उन्होंने कहा मुझे 20,000 यानी कि उधार दे दो, फिर जो है ना बाद में कर लेंगे। 20,000 मैंने उनको उधार कहीं से मांग कर दिए थे उनको। अच्छा। फिर जब मांग यानी कि कुछ दिन के बाद, महीने डेढ़ के बाद, मैंने कहा मुझे घर परेशानी बन गई है तो मुझे दे दो, जो है ना काम आते हैं पैसे। हाँ। कहते कोई पैसे नहीं है, जो है ना ये बाद में कर लेंगे। अच्छा। मेरा भी आपने 7,000 देना है। तो मैंने कहा मेरा 20,000 देना, मुझे 10,000 दे दो, बाद में जो है ना 3,000 का कर लेंगे। कहते नहीं। फिर वो एक फराज था, वो मुझे मारने आता था रोज ही। अच्छा, वो कौन था? वो इनका जानने वाला ही था। अच्छा, चाचा रमज़ान का। वो तुम्हें क्यों मारने आता था? हाँ जी, कि यही कि जो है ना मेरे इनको तंग क्यों करते हो, रमज़ान को लेना देना जो है ना मेरा है, मैं खुद कर लूँगा। अच्छा, फिर उस दिन क्या हुआ? हाँ जी, जिस दिन तुमने उसको कत्ल किया चाचा रमज़ान को, उस दिन क्या हुआ था? सर मैं मारना नहीं चाहता था उनको। यानी कि वो यानी कि मेरा गला दबाना चाहते थे, मारना चाहते थे। कौन? रमज़ान? हाँ जी, रमज़ान। कितनी उम्र थी उसकी? 40-45 साल होगी तकरीबन। अच्छा, तुम्हारी कितनी उम्र है? मेरी 21 साल है। अच्छा, वो तुम्हारा गला दबा रहा था? हाँ जी, यानी कि मारना, यानी कि ईंट भी मारी मुझे उन्होंने। फिर मैं जो है ना ईंट रोड़ा फट्टा उठा के मारा और निकल गया। किधर मारा रोड़ा उसे? हाँ जी, सर पे ही लगा। अच्छा। हाँ जी। फिर उनके बाद 2 घंटे इधर ही रहा लाहौर में ही, फिर मैंने निकल गया था घर। 7,000 के पीछे तुमने उसके सर पे ईंट मारा? 7,000 के पीछे नहीं सर। हाँ। उन्होंने वो मुझे मारना चाहा, यानी कि इस वजह से मार के निकल गया। पैसों का ज़्यादा चक्कर नहीं था। लड़ाई किस बात पे हुई थी? पैसों के पीछे हुई थी? हाँ जी। हाँ जी, पहले तो मुझे मारते रहिए, पैसों के पीछे के जो है ना, पैसे मैं नहीं दूंगा आपको, जो करना है कर लो, धमकियाँ देते रहे फ़ोन पे भी। और जब तुम कमाते महीने का 10-12 हज़ार रुपया, तो तुमने 20,000 उधार दिया क्यों? हाँ जी, जब तुम कमाते 10-12 हज़ार तो 20,000 उधार क्यों दिया तुमने? सर यही गाड़ी वालों से उधार लेके ऐसे जब तुमने उधार लिया क्यों? जब तुम्हारी कमाई इतनी नहीं है तो तुमने उसको 20,000 उधार क्यों दे दिया? अपनी औकात से ज़्यादा उधार क्यों लिया तुमने? जान पहचान होती है ना, इस वजह से। तुम्हारे पास अपने पैसे थे? हाँ जी।
अपने पैसे थे तुम्हारे पास? हाँ जी थोड़े बहुत थे। तो फिर अपने पास से क्यों नहीं दिए? तुमने उधार पकड़ के आगे क्यों दिए उसे? सर इंसानियत के नाते मैंने तरस किया था कि तो कोई नहीं। इंसानियत के नाते जब वो तुम पे तशद्दुद कर रहा था तो बर्दाश्त कर लेते, उसको कत्ल करने की क्या जरूरत थी? सर कत्ल नहीं करना चाहता था उनको मैं, ये तो अल्लाह पाक ने पता नहीं क्या लिखा था। तो फिर अगर कत्ल नहीं करना चाहते तो फिर भागे क्यों? वही वो डर जख्मी हो गया था। हाँ जी जख्मी में डर के बाहर निकल। जख्मी होने के बाद उसका इलाज मुआवजा हुआ कहीं पे? हाँ जी भाइयों ने इलाज कराया, हाँ। वो फिर पता नहीं भाई उनकी डेथ हो गई। कितने दिन बाद डेथ हुई? भाइयों ने तो मुझे नहीं बताया कि 2 दिन ठीक ही चलते रहे। हाँ। पुलिस ने कब तुम्हें पकड़ा? पुलिस ने मुझे घर से ही उठा लिया। कितने दिनों के बाद? वो कुएं के कितने दिन बाद पकड़े गए? उसके अगले दिन से। जवान जान बंदे हो, 7,000 के पीछे लड़ाई झगड़ा करके तुमने बंदा कत्ल कर दिया, आगे क्या जिंदगी तुम्हारी? शादीशुदा? सर वो मुझे मारते रहे ना। नहीं सर वो मुझे मारते रहे ना, इस वजह से फिर वो एक दूसरे पे गुस्सा था। वो मुझे मारना चाह, मैं उनको मारना नहीं चाहता था कि यार जान वो से। तो तुम कह रहे हो वो पहले भी बुजुर्ग तुम्हें दो मेरे दफा वाले साहब की मारा। उम्र के थे सर। तुम कह रहे हो कि उसने तुम्हें पहले भी 2 दफा मारा था? हाँ जी 2 दफा तो मारा तुम पुलिस में दरखास्त देते? था सर। मोबाइल उनके पास था मेरा सारा कुछ। आप मुझे गुफ्तगू सुन रहे हैं। 7,000 का तकरीबन लेन देन था जिसके ऊपर इसकी लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके दौरान इसने मौके पर पड़ी ईंट जो थी वो मार दी। इसका कहना है कि ये मारना नहीं चाहता था, लेकिन ईंट जो थी वो मकतूल के सर पे लगी, जिसके बाद वो शदीद ज़ख्मी हो गया। थाना नवाब टाउन में 324 यानी इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया और उसके 3 से 4 रोज़ के बाद जो वो रमज़ान था वो दम तोड़ गया था। पुलिस ने मुलजिम को अलीपुर जुतोई से पकड़ा। तुम्हें अलीपुर जुतोई से पकड़ा। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जिस तरह ये कह रहा है कि मैं कत्ल नहीं करना चाहता था, लेकिन अदम बर्दाश्त जो मुआशरे में बढ़ती जा रही है, ये उसका शाखसाना है कि 7,000 के पीछे लड़ाई झगड़ा इस नहज में पहुंचा कि इसने 45 साल के शख्स को ईंट मार के कत्ल कर दिया और उसके बाद ये यहाँ से मौके से फरार भी हो गया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या असल हकीकत क्या है इसकी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना नवाब टाउन गुलाम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मुलजिम जैसे कह रहा है कि इनका वो मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसने उसके सर पे ईंट मारी और कत्ल हो गया। असल मुहरिकात क्या, इन्हीं से जानते हैं। गुलाम अब्बास साहब क्या माजरा क्या है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चंद रोज़ पहले का वाक़या है। जो लड़का जावेद है, इसने चाय का खोखा बनाया हुआ है आर ब्लॉक जौहर टाउन में, और वो जो मकतूल है रमज़ान, वो इससे चाय लेकर पीता रहा। खुद भी पीता था और अपने दोस्तों को भी बुलाता था, और उसका 7,000 रुपया बिल बन गया था। कोरोना की वजह से जो रमज़ान है वो बेरोज़गार हो गया। जावेद उससे पैसे मांगता था, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे रमज़ान के पास। इस बात पर वकूआ से चंद रोज़ पहले इनका झगड़ा भी हुआ है। झगड़े में जो है इनका जो रमज़ान है मकदूल, ये इसका मौक़िफ़ है कि उसने मेरी बेइज्जती की कि तुम हर रोज़ मुझसे पैसे मांगते हो, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं पैसे नहीं दे सकता। तो जब उसने बेइज्जती महसूस की अपनी कि ये मुझसे पैसे मांगता है और लोगों को बताता है कि मैंने इससे 7,000 रुपया उधार लेना है, तो इसी सिलसिले में इसने जो है ना उसको जब वो सोया हुआ था अपने क्वार्टर में सोया हुआ था रमज़ान मकतूल, तो जावेद ने जो है ना वो पत्थर पकड़कर उसके सर को कुचल दिया और ये भाग गया। ये तो कहता है कि मैं वहाँ पे गया पैसे मांगने के लिए, उन्होंने मुझ पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया और उस दौरान मैंने उसके सर में ईंट मारी। ये गलत बयानी कर रहा है। जो हमें शवाहद मिले हैं उसके मुताबिक वो सोया हुआ था, मकतूल सोया हुआ था। इसने अपनी बेइज्जती महसूस की कि मैंने पैसे मांगे हैं और इन्होंने आगे से बदतमीज़ी की है और हाथापाई की है। ये चंद रोज़ पहले का वाक़या हुआ था, और उसी रंजिश के सिलसिले में इसने उस 7,000 रुपये की खातर उसको सोए हुए उसका सर कुचल दिया और उसको शदीद मदरूबी हालत में छोड़कर ये भाग गया था। उसको अस्पताल लेकर गए थे और उधर वो चंद रोज़ मौतो हयात की कश्मकश में रहा जना अस्पताल में। उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी।
तो ये तो उसी वक्त भाग गया था। अच्छा, इसको कहाँ से पकड़ा गया? तो इसको बाद में हमने इधर लाहौर से पकड़ा। ये पीछे रहने वाला कहता है कि जतोई का रहने वाला है। ये जतोई मुजफ्फरगढ़ के इलाके का मुश्किल रेशी है। इधर लाहौर में ये मजदूरी वगैरह करता है। तो मुकदमा जो था वो किसकी मुद्दत में दर्ज हुआ? ये इसका बहनोई है, जो मरने वाला रमज़ान है ना, उसके बहनोई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है और डेड बॉडी उधर ही भिजवाई है मुजफ्फरगढ़ में। तो आपने जो आपकी तफ्तीश है उसके अंदर सिर्फ यही वजह सामने आती है कि ये 7,000 के पीछे इंसानी जान जो है वो ली गई है, उसके अलावा कोई और तनाज़ा नहीं है? ये हमने पूरी तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। इसमें सिर्फ एक ज़ाती रंजिश है और मामला सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये का है। इतनी क्या चोट है? जैसे आप बता रहे हैं कि ये कुछ दिन ज़ख्मी रहा और उसके बाद अस्पताल में उसका इलाज चलता रहा, उसके बाद मरा, तो चोट कहाँ पे आई थी? इसने गुस्से में आकर जो है ना भारी पत्थर लेकर वो सोया हुआ था अपने क्वार्टर में, और उस वक्त इनके पास कोई और बंदा नहीं था। ये इकट्ठे रहते थे या अलग? ये एक जगह इकट्ठे ही रहते थे, उधर ही सोते थे, ये भी उधर सोता था। तो इतना शदीद मजरूब किया उसको कि जब वो मजरूब हो गया तो उसके बाद उसने कोई बात नहीं की और वो कौमे में रहा। तो अपनी तरफ से तो इसने फिर कत्ल ही किया ना? जो ये कहता है कि मैंने कत्ल नहीं करना था, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए मैंने किया, ये तो फिर झूठ बोला। नहीं, ये सीधा कत्ल है। ये इसने खुद तस्लीम किया है कि मुझे गुस्सा था, मैंने पत्थर मारा है उसको, लेकिन मैंने इस नीयत से नहीं मारा कि ये मर जाएगा। बाद में वो कहता है कि मुझे इस बात पर अफसोस भी है कि मेरे पत्थर मारने की वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई है। तो ये पूरी तहकीक हमने कर ली है, ये सीधा सीधा कत्ल है और सिर्फ ये 7,000 रुपये की खातर इसने ये काम किया है। बहुत शुक्रिया। गुलामाबाद साहब की अब गुफ्तगू सुन रहे थे कि लाहौर में इंसानी जान की कीमत जो है वो सिर्फ 7,000 रह गई है। 7,000 के तनाज़े के ऊपर मुलजिम ने भारी पत्थर उठाकर मकतूल के सर पे मार दिया। मकतूल तकरीबन 3 से 4 दिन मौत व हयात की कश्मकश में अस्पताल में मुब्तला रहा और उसके बाद दम तोड़ गया। मुलजिम फ़रार हो गया था, जिसको पुलिस ने तकरीबन 5वें-7वें दिन जाके गिरफ़्तार किया है। और मुलजिम का भी आपने बयान सुना, वो कहता है कि मैं कत्ल नहीं करना चाहता था, सिर्फ ज़ख्मी करना चाहता था, लेकिन पुलिस की तफ्तीश जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और मुलजिम ने इरादतन उसके सर में पत्थर मारा था कि वो मर जाए और उसके बाद वो वहाँ से मौके से फ़रार भी हो गया था। जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और मुलजिम इब्तदाई तौर पे पुलिस को यही बताता है कि 7,000 का लेन देन था, मैंने मकतूल से 7,000 लेना था और उसने इनकार किया, तो जिसके ऊपर मैं तैश में आ गया और उसने उसके सर में पत्थर दे मारा था। तकरीबन 3 से 4 दिन जो मकतूल था वो मौत की कश्मकश में मुब्तला रहा, अस्पताल में ज़ेर इलाज रहा, उसके बाद दम तोड़ गया। मकतूल के बुरसा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इस शख्स को जो था इतना गुस्सा है कि उसने कत्ल कर दिया। इन्हीं से जानते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फ़याज़। फ़याज़, आप मकतूल के क्या लगते हैं? मैं उसका बेनोई हूँ। लाहौर में रहते हैं आप? जी बिल्कुल। तो ये मकतूल कितने अरसे से लाहौर में रह रहा था? ये तकरीबन 10 साल से ऊपर हो गए हैं। क्या करता था यहाँ पे? ये इधर चौकीदारा करता था एक प्लाज में, पीछे केबिन बनाया हुआ था, उधर सोता था। शादीशुदा था? हाँ जी। ये 2 बच्चे हैं उसके। हाँ, बीवी? और बीवी 5-6 साल से जो है ना वो छोड़ी हुई। तो बच्चे उसके साथ ही रहते थे? हाँ जी, उसके साथ ही रहते थे। तो क्या हुआ उस दिन? क्या आपको पता चला? यही मैंने तो उधर मालूमात, जब सुबह के टाइम मैं गया हूँ ना, मुझे इतला आई है कि ये मेरा भांजा और वो गए हैं, तो उसने देखा है भांजे ने कि वो अंदर जो है ना खून वो अपनी मौत की लड़ाई में लड़ रहा था। और उसने जब वो देखा है कि भाई वो भागता भागता हमारे पास आया कि उधर किसी ने मार दिया है, तो मैं और उसकी हमशीरा और हम सब गए हैं, तो देखा है तो उधर वो खून हुआ पड़ा था सर में, उसके जिंदा था? हाँ जी, सांस ले रहा था। और उसके बाद हमने रैक्सियो को तलब किया, रैक्सियो को बुला के हम
जना हॉस्पिटल ले गए हैं, दाखिल किया है। वैसे बाद में आके मैंने सारा वो किया है, पुलिस भी आई है, सारा मुकदमा दर्ज करवाया है। मुद्दई आप हैं वक्त? हाँ जी, मुद्दई भी मैं हूँ और उसका गवाह भी मैं हूँ। और वो जो जब इधर आया तो वो कहता था जी, वो दूसरे जो साथ रह रहे थे ना, वो कह रहा था इससे लेने थे उसने 7,000 रुपये, वो मांग रहा था उससे, वो दे नहीं रहा था। अब वो जो मुजरिम है वो कह रहा है जी मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको मार दिया। ठीक है। और इस बंदे के ऊपर आप लोगों को शक कैसे गुजरा कि ये कातिल है? ये जब उसके साथ ही रहता था, 2-3 दिन हुए थे उसके साथ रहते हुए, और जो साथ रह रहे थे ना वो कहते थे सुबह हम 7 बजे गए हैं और छोड़ के गए हैं, हमें 9:20 पे पता चल रहा है कि उधर कुछ हुआ हुआ है। ठीक है, हम गए हैं, उन्होंने बताया कि इसने रात को भी पैसे मांगे थे। ये इसका मुजरिम का कहना है कि मैं गुस्से में था, सुबह मुझे चानस मिला है, मैंने एक दफ़ा मारा है इसको। तो आपके ब्रदर निस्बती ने कभी बताया नहीं था कि इसके साथ कोई मसला चल रहा है या कोई? नहीं, कभी उसने नहीं बताया। तो ये कैसे जान पहचान इनकी हुई? इनकी जान पहचान साथ ही बैक साइड पे वर्कशॉप है, उधर काम करता है ये डेंटर वेंटर का। तो ये वक्फियत उधर चाय वगैरह का ढाबा छोटा सा बनाया हुआ था, इसके पास आता था कातिल ये, ने? हाँ, यही उसकी मुलाकात थी। तो जो आपका ब्रदर निस्बती है वो 3-4 दिन अस्पताल में जेर इलाज रहा, उसने बताया, कोई बयान पुलिस को दिया कि मुझे किसने मारा है? वो बोला ही नहीं है सर, वो बोला ही नहीं है। 4 दिन रहा है, उसके बाद वफात आ गई। तो इसके कोई बहन भाई हैं लाहौर में? हाँ मकतूल जी, के 2 बहनें हैं लाहौर में और ये बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरा भाई है। तो ये बच्चे अब किसके पास रहते हैं? मेरे पास रह रहे हैं। चाचा जी, आपका क्या लगता था मकतूल? मेरा भतीजा सर। भतीजा था? हाँ जी। आपको भी यही पता चला? हाँ जी, यही पता चला कि पैसों की वजह से मांग रहे थे। रात को भी इनकी तो वो मुंहमारी हुई है, फिर उसे मौका नहीं लग रहा था। कोई 7 बजे के करीब वो सोया हुआ था चारपाई पर, उसने रजाई एक तरफ करके बड़ा सा पत्थर वहाँ से उठा के वो बोल रहे थे उसके सिर में मारा। वो शदीद चोट लगी है सारी, तो उससे वो जख्मी हो गया, खून आ गया। उसके बाद फिर भी बता रहे कि 2-3 दफ़ा उसने वार किया है, उसके बाद बिल्कुल बेहोश हो गया है, उसे होश नहीं रहा। फिर ये मेरे बच्चे गए हैं, ये मेरा बेटा है फयाज, उनके घर शादी हुई थी, ये भी पहुंचा है पीछे से, और मेरा बेटा पहुंचा है। उन्होंने देखा है, एम्बुलेंस को बुलवा के उधर 11-22 पे उन्होंने अस्पताल ले गए हैं सर। उधर 3 दिन वो रहा है, वो बेहोश ही रहा है, होश नहीं आया। डॉक्टरों ने भी बड़ा वो किया, करते रहे ट्रीटमेंट, लेकिन वो होश में नहीं आया। 12-1 बजे वो दिल की धड़कन उसकी बंद हुई और वो बताया कि अभी तबीयत ख़राब है। घंटे बाद फोन मुझे आ गया जी, आपका बहुत हो गया। कैसी तबीयत थी उसकी? लड़ाई झगड़े वाली थी या कैसा था? नहीं सर, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, वहाँ से पड़ोस से जहाँ वो रहता है सब उसकी तारीफें कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड भी, दूसरे भी, चाय का ढाबा बनाया हुआ, बिल्कुल गरीब था, वो लड़ने वाला नहीं था। तो बच्चों को कौन अब संभालेगा? आप कह रहे हैं कि बेगम जो है सर अल्लाह ही वारिस इनका है, बेगम भी नहीं है, बूढ़ी उसकी अम्मा थी, दादी इनकी, वो भी नहीं कर सकती है। बहनें हैं 2, वो बेवा, वो घर में बैठी हुई है। कौन सा मेरा अल्लाह ही वारिस है, या वो अगर जरा जो उनकी हेल्प करे, या मैं जो वो कर सकता हूँ वो करूँगा। उसके अलावा वो खुद कबीर एक ही था। पहले उसका वालिद बहुत हो गया, फिर सर उसका भाई था, वो कैंसर से बहुत हो गया। अब ये एक बचा हुआ था आसरा, वो भी अस्पताल में एक 700 रुपये या 1000 की खातर उसने पत्थर मार कर इसको मार दिया। सर हमें इंसाफ दिलाया। क्या चाहते हैं आप? हुकूमत से क्या अपील? भाई जनाब हमारा ये है कि इंसाफ दिलाए, इन बच्चों का सोच ले, ये देख ले ये क्या किधर जाएंगे, क्या करेंगे, ये कानून ही बेहतर जानता है। हमें इंसाफ दिला दे, हमारा बच्चा रुक गया, अब ये कौन करेगा? इस महंगाई इस दौर में आप हमसे ज़्यादा ही समझदार है सर, क्या कर सकते हैं? आज हर कोई बेटा आप क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। कहाँ पे पढ़ते हो? ये मदरसे में। मदरसे में पढ़ते हो? जी हाँ। बाबा के पास रोजाना रहते थे या मदरसे में रहते थे? वहाँ पे हम दाखिल हुए थे, जुमेरात को आ जाते थे 1 हफ्ते बाद। मिल जब खर्चा ख़त्म हो जाता, मिल जाता था। बाबा से खर्चा लेने आते थे? जी। तो पापा ने कभी बताया था आपको इस बंदे के बारे में, ये कौन है? हाँ, वो कहता मैं आपका चाचू हूँ, मैं आपके पास रहूँगा, क्यों मैं आपका भाई हूँ, मैं आपके साथ रहूँ करूँगा, इसीलिए
मैं आपको आपके भाई भी ले आऊँगा साथ में, उनके साथ मिलजुल के खेलना। तो फिर आपके पापा को उसने क्यों मारा? 7,000 की वजह से वो लेके आया था, उसने ना बीमे की किस्त देनी थी, इसीलिए ना उसको मार दिया। 10,000 उसने पहले भी मेरे पापा का देना था, उधार लिया हुआ था उसने। अच्छा, ये पापा ने आपको बताया था? हाँ जी। आप मासूम बच्चे की भी बात सुन रहे हैं, मकतूल के बुरसा की भी आपने गुफ्तगू सुनी। बच्चे की माँ जो है वो 5-7 साल पहले अलहदगी हो गई थी और वो इनको छोड़ के चली गई हुई है। बच्चे जो थे वो यहाँ पे लाहौर में अपने बाप के पास ही रहते थे और आखिरी सहारा बाप ही था, और जालिम इंसान ने 7,000 रुपये के पीछे वो सहारा भी छीन लिया है। जो मकतूल के चचा हैं, आपने उनकी दुआई सुनी है कि उनको इंसाफ चाहिए और मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और सिर्फ 7,000 वजह कत्ल जो है वो सिर्फ 7,000 बताई जा रही है। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर ये जो रवैया है जिसके अंदर हम फौरी तौर पे अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाते हैं या कोई ऐसा इकदाम उठा बैठते हैं जिससे हमें बाद में नुकसान हो सकता है, ये रवैया क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आमना मौजूद हमारे साथ मौजूद हैं जो सोशल साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का फ़ायदा उठाते हुए पूछना चाहूँगा, गुस्से और अदम बर्दाश्त में क्या फ़र्क है? देखिए, अदम बर्दाश्त जो है ये तो हमारा लैक ऑफ टॉलरेंस, ये तो एक बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि हमें एक कंसिस्टेंट जो लैक ऑफ टॉलरेंस एक ट्रेट के तौर पे चलता है, वो इवेंचुअली हमें लीड करता है एंगर या गुस्से की तरफ। और गुस्सा जो है ये काइंड ऑफ पर्सनालिटी, आप ट्रेट भी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर इसका लेवल नेचुरली थोड़ा सा लो होता है, कूल एंड काम पर्सनालिटी होती है, कंपोज पर्सनालिटी होती है। कुछ लोग थोड़े से ज़्यादा अग्रेसिव नेचर के होते हैं, उन्हें ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो चीज़ जो है, अगर उसको हम उसके बैक पे देखें तो जो लेस टॉलरेंट होंगे वो ज़्यादा गुस्से या ज़्यादा एंगर का इजहार करेंगे। तो बेसिकली अगर हम उसको अगर इस तरह से बयान करना चाहें कि अदम बर्दाश्त जो है वो हमें गुस्से की तरफ लीड करता है, तो ये शायद एक ज़्यादा बेहतर स्टेटमेंट होगी बजाय इसके कि दोनों को हम अलग अलग करके देखें। डॉक्टर साहब, जब इंसान को गुस्सा आता है या वो अदम बर्दाश्त का शिकार हो रहा होता है तो दिमाग में लगे जो कुछ सेंसर्स हैं वो आपको बताना शुरू कर देते हैं कि बस दिस इज़ द लिमिट, आप इससे एक्सीड ना करें। इंसान जो है वो मुंह मोड़ लेता है उस चीज़ से, या अपना ध्यान बटाने के लिए कुछ और करना शुरू कर देता है, या वो जगह छोड़ के चला जाता है। लेकिन अगर एक शख्स ऐसा नहीं कर रहा और वो अपने गुस्से की उस शिद्दत पे काबू ना रखते हुए किसी का कत्ल कर लेता है, तो इसको क्या कहेंगे? मैं आपको एक मिसाल से ना एक इंसानी केमिस्ट्री थोड़ी सी समझाना चाहूँगी। फिर देखिए, जैसे हम कहते हैं कि एक कैटल है, उसके अंदर आपने ठंडा पानी रखा है और उसे आप चूल्हे पे बॉईल करने के लिए रखते हैं। ज़ाहिर है कि उसको ज़्यादा टाइम लगेगा बॉईल होने में और उसकी कैटल की सीटी बजने में एज़ कम्पेयर टू कि उसके अंदर आप गर्म पानी डाल दें। ठीक इसी तरह हमारी सोसाइटी में जो इंसान हमें चलते फिरते नज़र आ रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि उनके अंदर क्या बॉयल हो रहा है। अब वो बज़ाहिर हमें नज़र आता है कि जी एक इंसिडेंट जैसे एक वाक़या हुआ और हमें बज़ाहिर देखने में वो बहुत छोटी अमाउंट की, बहुत मामूली नवैयत की बात लगी और बहुत बड़ा रिएक्शन सामने आया। तो हम हैरान होते हैं कि क्या कोई इंसान इतनी मामूली रकम के लिए किसी की जान ले सकता है। वाक़या सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं होता, उसके पीछे एक पूरी बैकग्राउंड होती है। उसके पीछे ये होता है कि उसकी केतली में पहले ही गर्म पानी होता है और जब वो जैसे ही चूल्हे पे पड़ता है तो वो फ़ौरन उसकी सीटी बज जाती है। अब देखें, डिफरेंट तरह के फैक्टर्स हैं जो हमारी सोसाइटी में लोगों को लीड करते हैं अदम बर्दाश्त की तरफ, एंगर की तरफ, और हमें इसको ग्रास रूट लेवल पे हमारी सोसाइटी के जो डायनामिक्स हैं उन्हें हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि दिन ब दिन हमारे यहाँ ये गुस्से और अदम बर्दाश्त का रुझान जो है वो तेज़ी से परवान चढ़ रहा है और अब ये लिमिट से बाहर हो गया।
क्योंकि हमें इतने अजीब वाक़यात नज़र आते हैं कि मैं एज सोशल साइंटिस्ट ये समझती हूँ कि उसकी किस किस डायनामिक को हम देखें, क्योंकि वो एक जैसे ऑक्टोपस के बहुत सारे आप समझें कि विंग्स होते हैं ना, बहुत सारी उसकी जड़ें और उसके पैर होते हैं, उसी तरह हमारी सोसाइटी में जो मसाइल हैं ना वो लामतनाही हो गए। अब एक गरीब इंसान है, या जैसे अब इस वाक़े की नौयत से अगर हम बात करें जिस पर आपने भी मुझसे शेयरिंग मांगी है, तो अब ये देखें कि एक इंसान हमें लगेगा जी 7,000 के लिए किसी को ईंटें मारकर इतना ब्रूटली आप किल कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है? उसका सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं है कि उसको 7,000 रुपया नहीं मिला, उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी पुअर हैं कि 7,000 रुपया उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम है। ठीक है, वैसे तो हम कहते हैं ना कि जी 14,000 जो है वो मिनिमम हमारी वेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत हज़ार लोग ऐसे हैं जिन्होंने 14,000 रुपये कभी ज़िंदगी में इकट्ठे नहीं देखे। अगर हम उनकी नज़र से देखें ना तो ये 7,000 रुपये हमें बहुत बड़ी रकम लगेगी। ठीक है, दूसरी बात क्या, उस बंदे के कोई फैमिली डिस्कोर्ड्स होंगे, उसके फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उसको कोई डेफिनेटली अपनी पर्सनल लाइफ में इस तरह के मसाइल होंगे जो उसकी बसात से बाहर के होंगे, जो उससे हल नहीं हो रहे होंगे, उस पर लामतनाई कर्जे चढ़े हुए होंगे, घर में उसकी बीवी या घर के दूसरे अहले खाना जो होंगे वो उसके पीछे पड़े हुए होंगे कि तुम घर के अखराजात नहीं पूरे करें। तो अब ये देखें ना कि हम अपने बचपन से बड़े होते होते किसी ज़माने में हमारे पेरेंट्स कहते थे कि 60 रुपये का 1 लीटर तेल हो गया, तो हम कहते थे अच्छा इतना महंगा, क्योंकि हम उसको अपनी ईटेबल से कंपेयर करते थे जो उस ज़माने में हमें 5-7 रुपये की मिल जाती थी, और अब वही ऑयल 300 रुपीज़ लीटर हो गया। तो अब आप देखें कि एक गरीब इंसान जो 300 रुपये में एक उसके लिए 1 लीटर ऑयल जो वो शायद एक हफ़्ता भी नहीं चला पाएगा, और वो एक कमोडिटी है बेसिक, उसके लिए वैल्यू ऑफ मनी बहुत बढ़ गई है क्योंकि इस वक्त इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो अब उनके इकोनॉमिक क्राइसिस को देखें, उसके पीछे उसकी केमिस्ट्री में उसके फैमिली ये चीज़ें हैं, और फिर वो उसी सारे प्रेशर्स के साथ जो लोग बड़े होते हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ जाते हैं, कोई कैरियर नहीं बना पाते क्योंकि उनको कोई तालीम नहीं मिलती, उनको कोई रहनुमाई नहीं मिलती, उनको कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं मिलती, उनको कोई फैमिली की सपोर्ट नहीं मिलती, तो वो चीज़ कहाँ लेके जाती है, उनके अंदर एक ट्रेड्स पैदा हो जाती हैं इस तरह की। तो ये जो महंगाई है इस क्लास के लिए वन ऑफ द फैक्टर है या मेन ये फैक्टर है? एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं समझती हूँ कि अगर आप इसको 70% का भी मार्जिन देना तो मैं कहती हूँ कि वो कम होगा, क्योंकि देखें जब आपका पेट पूरा नहीं पड़ रहा ना तो आपने बाकी माशरे में क्या देखना है कि अमन है कि सुकून है कि क्या है। भाई जिस बंदे को रोटी नहीं मिलेगी वो तो छीनेगा दूसरे से। तो डॉक्टर साहब जो मारने वाला है उसने मार दिया, मरने वाला मर गया, जो 2 बच्चे हैं जिनकी माँ भी नहीं और बाप वाहिद सहारा था, तो उन बच्चों का क्या होगा? देखिए इंसान, वो बच्चे जो थे वो इस बंदे को जानते भी थे, जो कातिल है बच्चे उसको जानते थे और उसको चचा कहते थे। तो इंसान इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? आपकी सारी बातें मालूम है कि बंदे के ऊपर जब बर्डन आता है 7,000 बहुत बड़ी अमाउंट होगी, लेकिन जब 7,000 को एक तरफ रखें और आप इस चीज़ को देखें कि एक जान ले रहा है, तो इंसान बच्चों को सामने आया होगा मारने से पहले, तो इंसान कैसे इतना इंतहाई कदम उठा सकता है? आपकी इस क्वेश्चन में मैं 2 आंसर्स देना चाहूँगी, दो हिस्सों में इसको मैं डिवाइड करना चाहूँगी। एक तो पहले से लिंक्ड है कि सिर्फ यही नहीं कि महंगाई इतनी थी तो उसने 7,000 के लिए मार दिया। मैं इस बात को लिंक करना चाह रही हूँ कि जब आप इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार होते हैं और उसी में आप बढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और उसी सर्कल के अंदर आप लोग वही कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखते देखते अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा वेस्ट कर देते हैं जहाँ कोई सपोर्ट नहीं मिलती, तो एक अजीब किस्म के तशद्दुद का रुझान जो है ना वो खुद ब खुद इंसान में पैदा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये जो कमियाँ होती हैं ना ये आपको लीड करती हैं नेगेटिविटी की तरफ, क्योंकि आपको कहीं से सुकून, कोई राहत, कोई खुशी तो मिल नहीं रही। अब वो जो एक रुझान है ना, वो जिस वक्त परवान चढ़ना शुरू हो जाता है मुख्तलिफ किस्म के एनवायरमेंटल फैक्टर्स की तरफ से, तो फिर हमें माशरे में इस तरह के लोग नजर आना शुरू हो जाते हैं जिनके अंदर छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी कोई बर्दाश्त नहीं होती। अब जहाँ तक रह गई इन बच्चों की बात, तो देखें मैं तो इस चीज़ के लिए ज़्यादा खौफज़दा हूँ कि वो बच्चे जो फिर उसी माशरती माहौल के अंदर मज़ीद बढ़ेंगे जहाँ पे अगर हम अभी भी कोई अपनी सोसाइटी में तब्दीली लाने की कोशिश नहीं करते, तो कहीं खुदा न खास्ता वो बच्चे भी बड़े होकर इसी तरह के मसाइल का शिकार तो नहीं हो जाएंगे। हमें तो इस वक्त ये हमारे लिए एक ये लम्हा फिक्रिया है, ये सोचना कि उन बच्चों की सोशल और उनकी मॉरल अपब्रिंगिंग कौन करेगा, कैसे होनी चाहिए, क्योंकि ना माँ सर पे है ना बाप सर पे है। मैं बिल्कुल आपको ये बात कहूँगी कि हर सूरत,
हमें स्टेट लेवल पर ऐसे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। अब देखिए दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, कोई भी आप तरक्की याफ्ता माशरा उठा के देख लें, उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट उनके बच्चे हैं। वो बच्चों को बेहतरीन तालीम देते हैं, उनको बेहतरीन तरबियत देते हैं, उनको स्कूलों में भी वो थोड़ा सा आराम करने का वक्त देते हैं और उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता स्टडीज़ का। तो वहाँ पे एक बहुत एवरेज जहानत का बच्चा भी बहुत अच्छी तालीम हासिल करके बड़े अच्छे मुकाम पे पहुँच जाता है। हमारे यहाँ हमारा जो 60% 64% यूथ है, ये तो एनर्जी से, नॉलेज से भरा हुआ है। मसला ये है कि हमारे बच्चों के पास डायरेक्शन नहीं है, और वो बच्चे जो बगैर पेरेंट्स के इस तरह के केस में हम देखते हैं कि पल बढ़ रहे हैं, तो अगर उनको कोई ज़िम्मेदार इदारा, कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, कोई SOS विलेज या कोई और हुकूमत के मुकर्रर करदा ऐसे इदारे उन बच्चों को अपने तहफ़्फ़ुज़ में नहीं लेते और उनको बाकायदा तौर पर कोई ट्रेनिंग और तरबियत नहीं मिलती है, तो आई एम अफ्रेड कि अपनी जिस सोसाइटी में रह के गालबन वो बच्चे भी शायद कुछ अच्छे शहरी ना बन सकें। तो हमें इस तरफ भी तवज्जो करने की ज़रूरत है। और इसके अंदर मेरा ख्याल है कि नफ्सियात का भी बहुत है कि आप किस तरह की बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ताकि आपकी उस अपब्रिंगिंग में क्या चीज़ें जी बिल्कुल। देखें, जो बच्चे बचपन से ही अब्यूज़ और निगलेक्ट का शिकार हुए होते हैं, अब्यूज़ सिर्फ फिजिकल अब्यूज़ नहीं है, आप देखें वो बच्चे साइकोलॉजिकली और सोशली किस कदर अब्यूज़ हो चुके हैं, जो कि अब माँ और फिर बाप दोनों की तवज्जो से महरूम है और उनकी नीड्स को कैटर करने वाला कोई भी नहीं है, और वो एक्सट्रीम निगलेक्ट फेस कर रहे हैं। और अब उनको एक स्टिग्मा भी फेस करना पड़ेगा कि लो जी, माँ तो चली गई या भाग गई या छोड़ गई और बाप जो है वो भी नहीं है, और ये ऐसे इनके साथ बैकग्राउंड में हादसात या वाक़यात रहे हैं, तो वो कोई एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। तो उसके भी इम्पैक्ट्स जो हैं वो हमें फिर पर्सनैलिटी के ऊपर डेफिनेटली नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर आमना मौज़म की नफ्सियात की बात छिड़ी है, तो हमारे नफ्सियात के पास भी चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से इस शख्स ने, कातिल ने कत्ल किया है, ज़हनी कैफियत, इस नहज तक इंसान कैसे पहुंचता है कि मामूली सी रकम और मामूली सी तलकलामी पे किसी की जान ले ले। हमारे नफ्सियात से जानते हैं। अदम बर्दाश्त का नाम लीजिए या गुस्से का, हम मामूली बात के ऊपर इतना ज़्यादा तैश में आ जाते हैं, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इंतहाई कदम उठा लेते हैं और ये भी नहीं सोचते कि जो हम करने जा रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हमें ही भुगतना पड़ेंगे। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर भी सिर्फ 7,000 रुपये का तनाज़ा है। 7,000 रुपये के तनाज़े पे बात इस हद तक बढ़ी कि मुलजिम ने मकतूल के सर पे पत्थर मार मार के उसको कत्ल कर दिया और उसके बाद फ़रार भी हो गया। ये अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में क्यों बढ़ती जा रही है? इसकी ज़िम्मेदारी किस पे आयद की जानी चाहिए? उन अफराद पे जो ये इस किस्म के इंतहाई इक़दाम कर रहे हैं, स्टेट पे, हमारे सोसाइटी के ऊपर या फैमिली सिस्टम के ऊपर। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए माहिर नफ्सियात ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ताहिरा, इस किस्म के वाक़यात शायद पहले भी होते हों, लेकिन अब बहुत ज़्यादा तवातर से ये वाक़यात हो रहे हैं और जब आप उस वाक़े को प्रूव करते हैं तो उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलता। जैसे इस वाक़े में भी सिर्फ 7,000 रुपये का लेन देन का तनाज़ा और एक शख्स जिसके 2 बच्चे हैं और वो उनकी कफ़ालत करता है, उसको कत्ल कर दिया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमारी सोसाइटी में आए दिन इस तरह के वाक़यात बहुत हमें अब बहुत कॉमन नज़र आना शुरू हो गए हैं, जिसकी बहुत बड़ी वजह ऑफ कोर्स एक हमारी टॉलरेंस लेवल का जो है कम हो जाना है, उसके साथ साथ हमारी ट्रेनिंग का ना होना है। पहले अगर आप देखो तो हमारे पेरेंट्स हमें सबक देते थे कि सब्र, यानी अगर गलती किसी और की भी होती थी तो मार हमें पड़ती होती थी। पहले सिस्टम जो ट्रेनिंग का था वो ये था। अब कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने या कहीं ना कहीं सोसाइटी में ये चीज़ नज़र आना शुरू होगी कि जी अगर आपकी गलती
है भी तो भी आपको सपोर्ट जो है वो किया जा रहा होता है। बहुत सारी हमने ऐसे वाक़यात जो हैं देखें जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। सो मैं ये समझती हूँ कि जिस सोसाइटी में छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो है बहुत बड़े बड़े काम हो जाएं, जैसे यानी किसी की ज़िंदगी की बुकत तो 7,000 भी नहीं हमें नज़र आ रही कि आप 7,000 के लिए किसी इंसान को मार देंगे, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे हमें काम करने की ज़रूरत है वो है पर्सनैलिटी बिल्डिंग और पर्सनल डेवलपमेंट, क्योंकि इस चीज़ का फुकदान हमारी सोसाइटी में हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। जब हम इन दो चीज़ों को फोकस करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि एक हेल्दी सोसाइटी आप डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा जैसे हम ये समझते हैं कि वो लोग जो कि ख़ास तौर पे छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना एंगर मैनिफेस्ट करते हैं, ऑफ कोर्स लाइफ के बहुत सारे स्ट्रेसर्स में से हर कोई गुजर रहा होता है, मगर हर कोई रिस्पॉन्स और रिएक्ट उस तरह से नहीं करता। कुछ लोग जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं टुवर्ड्स सिचुएशंस, तो उनको 2-3 चीज़ें उनकी ख़राब होती हैं जिनके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो ये कि उनका एंगर इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है कि किसी ने उसको रोका नहीं होता, किसी ने उसको ये समझाया नहीं होता कि इसमें काम करने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो है वो ये है कि वो लोग जो कि छोटी छोटी बात के ऊपर हर चीज़ को अपने ऊपर पर्सनलाइज कर लेते हैं। जैसे इस स्टोरी में भी हमने देखा कि शायद 2-3 लोगों के सामने उसने पैसों का तकाजा अगर किया, तो वो लोग जो कि हर चीज़ को अपनी इज्जत और बेइज्जती का मामला बना लेते हैं। उनकी बेसिकली सेल्फ इस्टीम जो होती है, यानी अपने बारे में वो जो सोचते हैं और दूसरों के सामने उनकी इंसल्ट का हो जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, वो इसको टॉलरेट नहीं कर पाते। जब वो अंदर से अपने आप को कमज़ोर समझ रहे होते हैं, अपनी उनकी सेल्फ इमेज कमज़ोर होता है, तो वो फिर किसी भी इंतहाई कदम तक जो है अपनी उस फ्रस्ट्रेशन को, ये किसी क्लास तक महदूद है या नो, ये तरबियत के साथ ये मंसूब है। ये जो है ना कि ये यानी तरीका वारदात डिफरेंट हो सकता है, मगर ये तरबियत के साथ मंसूब है कि आप कोई भी इंसान जो है उसका सेल्फ इमेज और सेल्फ एस्टीम जो है अगर वो डिस्टॉर्टेड है, अगर वो कमज़ोर है, तो वो अपनी उस एम्बैरसमेंट को ख़त्म करने के लिए समटाइम्स इंतहाई कदम जो है वो उठा सकते हैं। क्योंकि पुलिस क्रिमिनल केसेस को अगर मैं थोड़ा सा स्टडी करूं तो उसके अंदर देखता हूं कि जिनके साथ करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और उसके अंदर वो फ्रॉड हो रहा है, तो वो टेबल पे बैठ के या कोई आर्बिट्रेशन करवा के मामले को हल कर रहे हैं। जहाँ पे मेरे मुशाहिदे में आया कि जहाँ पे चंद हज़ार रुपए का लेन देन का तकाजा है और लोग जो है वो लोअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास से रखते हैं, वहाँ पर सर फाड़ देते हैं, कत्ल कर देते हैं। तो बतौर माहिर नफ्सियात आप समझती हैं कि ऐसा है या नहीं? ऐसी चीज़ें हमें सोसाइटी में नज़र आती हैं। उसकी वजह यह है कि हर इंसान का, जो मैंने अभी बात की कि सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज पुअर होना, इसका ताल्लुक किसी क्लास से नहीं, इसका ताल्लुक इंसान की ट्रेनिंग से और फिर अपनी सोच से है कि वो चीज़ों को किस तरह से परसीव करता है। मगर मामलात की डीलिंग का ताल्लुक जो है ये हमारी सोशल लर्निंग के साथ है कि हम किस सोशल सेटअप में रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द का माहौल किस तरह का, और वहाँ पे छोटे छोटे मामलात के ऊपर किस तरह से रिस्पॉन्स किया जाता है, रिएक्ट किया जाता है। अब जिस क्लास की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, जो मर्डर वाली है, वो हमें पता है कि कहीं बिलो द लाइन ऑफ द पॉवर्टी वाली क्लास है, जहाँ पे वैल्यूज़ का हमें फुकदान भी ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, और उसके अलावा जो है टॉलरेंस लेवल उनमें नज़र तो आता है, मगर जब उनकी इज्जत और बेइज्जती वाली बात आती है तो फिर बहुत एक्सट्रीम वाली चीज़ें जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। ऑन द अदर हैंड, वो जो अभी अब बात कर रहे थे कि बड़े बड़े मामलात हो जाते हैं, दे सिट ऑन टेबल, प्रोसेस चीज़ वही है कि टॉलरेंस जो है वो नहीं हो रही, मगर तरीका उस चीज़ को डील करने का बदल जाता है, जो कि ट्रेनिंग के साथ आता है। आपका सोशल इन्वायरमेंट किस तरह का है किसी एक जगह के ऊपर, सो वही आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करके आपको बताता है कि आपने किसी भी मामले को किस हद तक और किस तरह से जो है ट्रीट करना है। आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं जो इस किस्म की ट्रांजिशन से गुजर रहे हों, जिनका टॉलरेंस लेवल बड़ा कम हो गया हो, छोटी छोटी बात में उनको गुस्सा आ जाता हो, या जैसे पीछे से किसी गाड़ी ने 2 दफ़ा ज़्यादा हॉर्न कर दिया तो उसके ऊपर वो गुस्से में आ जाए, तैश में आ जाए, क्या सजेस्ट करती हैं कैसे ये जो अदम बर्दाश्त है इसको कैसे इंसान काबू में कर सकता है? बेसिकली उमर, एक तो चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे ये अवेयरनेस होना ही बहुत बड़ी बात है कि जी मेरा टॉलरेंस लेवल कम हो रहा है, मैं एंगर में बहुत ज़्यादा आ रहा हूँ एंड आई नीड टू सीक समबडी। लोग हमारे यहाँ पे गुस्से में आने को बुरा नहीं समझते, वो समझते हैं कि जी उनका हक है और गुस्से में आना कोई बुरी बात नहीं। सो जब इस तरह के आ जाते हैं क्लाइंट्स, जब हमारे पास आते हैं और इस तरह की कोई चीज़ रिपोर्ट करते हैं, तो हम उनको बेसिकली पर्सनल डेवलपमेंट, जो मैंने पहले ही कहा कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा फुकदान है, वो चीज़ें हम उनको ट्रेन करते हैं उसके ऊपर, जिसमें हम उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट उनकी सिखाते हैं, इमोशनल मैनेजमेंट उनकी सिखाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करते हैं कि आपने हर चीज़ को बेहतर तौर पे
बेशक आपको गुस्सा भी आ रहा है, अपने अपने उस गुस्से को भी कैसे बेहतर तौर पे इजहार करना है। पर्सनल डेवलपमेंट वैसे है क्या? ये अपनी ज़ात की, जो आप जिसको कहते हैं कि अपनी ज़ात को की नशोनुमा करना है, इसको इसके ऊपर काम करना है, इसके ऊपर बेहतरी लेके जिस आना क्लास है। के हवाले से हम बात करें वहाँ पे तो नहीं हो सकता, वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर स्टेट लेवल पे करवाया हमारे जाए तो? स्कूलों में नहीं है ना ये। और जबकि हम बाहर जब देखते हैं, जब जहाँ पे टॉलरेंस लेवल लोगों का इंक्रीज़ किया हुआ है किसी एक चीज़ के ऊपर, वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ें उनके स्कूल में सिखाई जाती हैं। बच्चों की पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स बच्चों को दी जाती हैं कि उन्होंने अपना टॉलरेंस लेवल इंक्रीज़ कैसे करना है, उन्होंने अपने गुस्से को कैसे मैनेज करना है, इमोशनल मैनेजमेंट अपनी उन्होंने कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। हमारे यहाँ पे ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती, इसी वजह से हमें ज़्यादा सिखाया जाता है कि जी हमने एक मुकाबला कैसे करना आप है। सरकारी दूसरों का। अस्पताल में भी नौकरी करती रही हैं, प्राइवेट क्लिनिक भी आप करती हैं, स्टेट लेवल के ऊपर क्या हम ऐसी जिम्मेदारी हमारी स्टेट पूरी कर रही है कि हम लोगों को ये शऊर दे सकें कि यार आप ज़रा कूल माइंडेड रहें, सिचुएशन को हैंडल करना सीखें। मैं आपके पास बैठ के शायद 2 बातें सीख के चला जाऊँ, किसी और के पास जाऊँगा मैं सीख लूँगा, लेकिन एक ऐसी क्लास है जिनकी आप लोगों तक अगर सही नहीं होगी तो वो फिर कैसे सीखेंगे? मैं ये समझती हूँ कि एक तो हमारे यहाँ पे उम्र 2 चीज़ें बड़ी जो है ना हमें गलत किस्म की नज़र आ रही हैं कि पेरेंट्स की ट्रेनिंग कुछ और है, इंस्टीट्यूशंस की ट्रेनिंग कुछ और है, और स्टेट का अपना एक एजेंडा है। ये तीनों चीज़ें कहीं एक सिंक्रोनाइज पॉइंट के ऊपर नहीं आती। बेसिकली ज़रूरत इस वक्त की ये है कि जो हमारे पेरेंट्स का इंस्टीट्यूशन है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और हमारा जो स्टेट है, अगर ये एक पेज के ऊपर आ जाए तो देन हम इस तरह के बड़े चेंजेस जो है बड़े आसानी से लेके आ सकते हैं। बिकॉज पेरेंट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये बेसिक 2 चीज़ें हैं जो किसी भी कौम को बनाने के लिए सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। और अगर हम इनको स्कूल्स में, बेशक वो सरकारी स्कूल हो, आप वहाँ पे इन चीज़ों को राइज कर दें, आप देखेंगे कि हमारी जो है आने वाली जनरेशन जो है वो डेफिनेटली एक बेहतर जनरेशन होगी। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हम इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट समझेंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आएंगे तो ही चीज़ें हो सकेंगी। अदरवाइज़ तो जैसे हमारे जैसे आप मैंने पहले कहा कि हमारे इंस्टीट्यूशंस को आप उठा के देख लें, वहाँ पे टॉलरेंस नहीं सिखाई जाती। वहाँ पे सिखाया जाता है कि आपने अच्छी इंग्लिश कैसे बोलनी है, आपने अपने आप को कैसे दिखाना है कि हु यू आर, और उसके अलावा जो है आपने मुकाबला कैसे करना है दूसरे लोगों का, कम्पिटिटिव आपने कैसे होना है बाय ऑल मीन्स। आपके जो स्किल, जो पर्सनल डेवलपमेंट जिसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं बेसिकली, वो बिल्डिंग के वो तो कहीं है ही नहीं हमारे इंस्टीट्यूशन का, कहीं उसकी इतना ज़्यादा फुकदान है हमारे इंस्टीट्यूशंस में कि अब हमें सिर्फ ये नज़र आता है कि मेरे कितने नंबर आए और आपके कितने नंबर आए। बहुत शुक्रिया। ताहिरा रुबाब साहब हमारे साथ मौजूद थी आज के प्रोग्राम में। ना मरने वाले का कुछ किया, ना जिसने मारा उसका शायद कुछ होगा। हमारे कानून के मुताबिक जो 20 सज़ा है उसको मिल जाएगी, जो मरने वाला है वो तो अब भी नींद सो गया और अगले जहान चला गया। इस केस में, आज के केस में जिन का नुकसान हो रहा है वो 2 मासूम बच्चे हैं जिनका बाप कत्ल हो गया, माँ छोड़ के उनको बचपन में ही चली गई, और अब वो जालिम मुआशरे के रहमो करम पे हैं, रिश्तेदारों के रहमो करम पे हैं। स्टेट शायद, हमारे वैसे तो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाती, शायद किसी हद तक स्टेट की भी रहमो करम के ऊपर है कि उनको ज़िंदगी की वो आसाइशें जो एक बाप दे सकता था या देने की कोशिश कर रहा था वो मिलती हैं कि नहीं मिलती। जैसे ताहिरा ने कहा या बाकी स्टेक होल्डर्स ने कहा कि हमें अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, हमें मुआशरे की तश्कील करने की ज़रूरत है, हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाने की ज़रूरत है। अनलेस और अनटिल हम ये तमाम चीज़ें अपने मुआशरे में इंजेक्ट नहीं करेंगे, इस किस्म के वाक़यात होते रहेंगे। 7,000 एक अमीर के लिए उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। शायद एक टाइम का अगर वो खाना बाहर खाए तो इससे डबल या ट्रिपल अमाउंट जो है वो बच जाती है, और एक गरीब के लिए 7,000 की ये वैल्यू है कि उसको जब नहीं मिले तो उसने 2 बच्चों के बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में नए स्टोरी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।